हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। जो प्रश्न नंबर 10 हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 11 हमें दिया गया है, किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो तो दोनों पद होंगे। तो द्विघात समीकरण का विवेचक का मान शून्य से बड़ा है तो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जो बतलाना है कि वास्तविक और भिन्न है या वास्तविक और समान है। तो अवास्तविक और भिन्न और अवास्तविक और समान। तो वास्तविक और भिन्न, तो चलिए हम तीन कंडीशन होती है, तीन कंडीशन में हम देख लेते हैं विवेचक का मान कितना होता है। तो देखिए, यदि डी जो विवेचक होता है तो डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। यदि डी बराबर होगा 0 के तो वास्तविक और समान होगा। यदि डी छोटा होगा और 0 बड़ा होगा तो कब यह संभव होगा? यदि डी के मान माइनस आएगा और 0 बड़ा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे काल्पनिक। तो हमें बोला गया है कि डी का मान बड़ा हो तो मूल कैसा होगा? तो वास्तविक और असमान होगा। बोला गया है कि डी के मान बड़ा हो तो डी यदि बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और असमान। असमान को बोलते हैं भिन्न यानी अलग अलग। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर वास्तविक और असमान यानी भिन्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें बोला गया है 11 में कि वास्तविक और भिन्न। प्रश्न नंबर 1 हमारा सही होगा कि विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो। तो शून्य से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न यानी असमान होगा। तो 11 के ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हमें बोला गया है, द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 के विविक्तर का मान क्या होगा? तो इसमें हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी और इसको सी। तो डी बराबर फार्मूला आता है b² - 4ac। तो देखिए हमें दिया गया प्रश्न x² + x + 1 छूट गया 1 = 0। तो इसको मानेंगे ए। तो ए बराबर इसमें कितना से गुना है? तो 1 से गुना है। बी बराबर इसमें भी 1 से गुना है तो 1, बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1। तो विवेचक का फार्मूला होता है यानी डी बराबर b² - 4ac। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे हम। बी का मान हमें दिया गया है 1, तो 1 और स्क्वायर लगा है तो 1 के स्क्वायर और -4 गुने ए। तो ए का मान दिया गया है 1 गुने सी का मान दिया गया है 1। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 के स्क्वायर होगा 1 -4 में 1 से गुना होगा तो 4 और फिर 4 में 1 से गुना होगा तो 4। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 हटेगा तो बचेगा 3 और बड़ा का चिन्ह लगा है माइनस, तो -3 हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम ऑप्शन 12 के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर -3 होगा। ऑप्शन नंबर डी में -3 हमें दिया गया है। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 13 से बढ़ते हैं। यदि AP का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार व अंतर क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हम n का मान 1, 2, 3 यानी रखेंगे और इसमें हम सार व अंतर ज्ञात करते हैं। तो सार व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? अगले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो चलिए हम 13 प्रश्न नंबर सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 13 सॉल्व करते हैं। तो समान पद हमें दिए गए हैं 3n + 5। तो इसमें हम n का मान 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कुछ भी रखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले n का मान हम 1 रखते हैं। तो 3 गुने n का मान हम 1 रखेंगे +5। तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 + 5। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो होगा 8। आगे हम n का मान 2 रखेंगे। तो 3 गुने n के मान इस बार हम रखे 2 + 5। तो 3 में 2 से गुना होगा तो 6 + 5। 6, 5 हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6, 5, 11। तो आगे हम रखेंगे n का मान 3। तो 3 गुने n के मान हमें रखना है 3 + 5। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे
तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई के 9 प्लस 5, तो 9 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14। आगे हम रखेंगे n का मान 4, तो हमें दिया गया 3 गुने n, तो n का मान हम इस बार रखेंगे 4 प्लस 5। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 प्लस 5, तो 12 और 5 हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 5 17। तो एक हम एपी बना लेंगे। तो चलिए हम एक एपी बनाते हैं। तो हमें पहला पद दिया गया है 8 और दूसरा पद हमें दिया गया है 11 और तीसरा पद 14 और चौथा पद हमें दिया गया है 17। डॉट डॉट आगे भी हम पांचवा छठा पद निकाल सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि हमें सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार व अंतर इसको बोलते हैं डी। तो दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे, यानी 14 में से 11 भी घटा सकते हैं, या 11 में से 8 भी घटा सकते हैं, या 17 में से 14 घटा सकते हैं। तो 11 में से हम घटाएंगे 8, तो हमें प्राप्त होगा 8 में से 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 हमें प्राप्त होगा। तो सार व अंतर हमें निकल चुका 3। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि 3 किस में दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 13 में हमें सी में हमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 और पदांतर 5 हो तो प्रथम 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम पद यानी ए का मान हमें दिया गया, पदांतर डी का मान हमें दिया गया 5, तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 यानी एसएन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर हम 14 लिख चुके हैं कि प्रथम पद ए बराबर हमें दिया गया है 2 और पदांतर, यानी पदांतर का मतलब होता है अंतर, 2 पदों का अंतर। तो डी का मान हमें दिया गया 5 और प्रथम 15 पद, तो हमें पदों की संख्या n बराबर 15 दिया गया है और कुल पदों का योग यानी एसएन हमें ज्ञात करना है। तो योगफल का मतलब होता है एसएन। तो हम एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे और योग ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम एसएन का फार्मूला लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन का फार्मूला होता है जिसमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस 15, तो लिखेंगे n का मान हो जाएगा 15/2, 2 गुने ए का मान हमें दिया गया है 2 प्लस n का मान हमें दिया गया है 15, तो लिखेंगे 15 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें दिया गया है 5, तो लिखेंगे 5। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। 15/2 इंटू 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 15 में से 1 हटाएंगे तो 14 और इंटू का मतलब होता है गुना, तो दिया गया है 5। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। 15/2 इंटू 4 प्लस 14 × 70, 15/2 इंटू का मतलब होता है गुना, तो इसको हम जोड़ेंगे 70 और 4 74, इसको हम काटेंगे 3 दूनी के 6, 1 बचे तो 7 दूनी के 14। तो अब 15 में 37 से हम गुना करेंगे, 15 गुने 37, इसको गुना करेंगे 15 सते 75 से 5 हाथ में 10, 15 तिया 45 और 10, 15 तिया 45 और 10 55,
तो हमें 15 पदों का योग कितना मिला, 555। तो चलिए हम ऑप्शन 555 देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में 555 हमें दिया गया है। तो चलिए हम आगे प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 1 2 3 4 5 यानी डॉट डॉट यानी 100 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यानी 100 भी का मान जोड़कर बताना है कि 1 और 2 और 3 4 यानी सभी का जोड़ का मान कितना होगा। तो चलिए हम एक ट्रिक के माध्यम से इसे हम ज्ञात करते हैं। तो एक ट्रिक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी कोई भी लगातार संख्या हो उसे जोड़ना हो तो ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो n का मान हमें दिया गया है 100, तो 100 पद तक हमें ज्ञात करना है। तो n का मान हम लिखेंगे 100 इंटू n का मान 100 प्लस 1/2। तो 100 इंटू का मतलब होता है गुन्ना, तो 100 और 1 जोड़ेंगे तो होगा 101/2। इसको हम काटेंगे तो कटेगा 50, मतलब 50 दूनी के 100। तो 50 में हम गुना करेंगे 101 से, तो इसको हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और एक 0 लगा है तो अंत में हम एक 0 लगाएंगे तो हमें 50/50 आंसर प्राप्त हुआ है। यदि हम कोई भी संख्या 1 से 100 तक का जोड़ेंगे तो हमें 50/50 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी हमें सही होगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें 16 में दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो यह त्रिभुज कैसा होगा, या त्रिभुज होगा या नहीं होगा। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। तो एक भुजा 6 सेंटीमीटर और एक 7 और एक 13 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो हम पहले ही जानते हैं कि वह त्रिभुज बनाना तभी संभव होगा जब दो त्रिभुज का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा हो। तो देखते हैं कि 7 और 6 13 जो कि दूसरी भुजा से बड़ी नहीं है, तो हम इसको त्रिभुज बोलेंगे नहीं, कोई भी त्रिभुज यह नहीं है। तो हमें बोला गया है कि त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि यह त्रिभुज हो ही नहीं सकता। जब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज़्यादा हो तो यह त्रिभुज होगा, नहीं तो यह त्रिभुज बनाना असंभव है, यह त्रिभुज नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसको हम जब जोड़ेंगे तो 7 6 13 तो तीसरी भुजा से बड़ी नहीं है। यदि बड़ा होता तो यह त्रिभुज होता। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 17 पढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं के वर्ग होता है। तो चलिए हम उनके क्षेत्रफल निकालते हैं। तो प्रश्न नंबर हम 17 लिख चुके हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो हम कोई त्रिभुज मान लिए, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF, तो इनका क्षेत्रफल इनके संगत भुजाओं का वर्ग होता है। इनका एक भुजा हम AB लिए और इसका एक भुजा DE, तो इसका वर्ग होता है। तो संगत भुजा हमें दिया गया है 2/3, तो 2:3। तो हम आगे लिखेंगे यानी एरिया ABC बटे एरिया DEF। तो AB हमें दिया गया है 2 का स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिखेंगे, बटे DE यानी दूसरा हमें दिया गया है 3, तो 3 के लिखेंगे स्क्वायर। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। एरिया ABC बटे एरिया DEF। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे, तो ऊपर वाली संख्या पहले लिखाएगा तो 4 और अनुपात
9। तो चलिए हम 4:9 देख लेते हैं। तो 4:9 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आगे प्रश्न नंबर हम 18 लेते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें 18 में दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD प्लस BC, तो AD स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जो कि सभी भुजा बराबर होती है। तो AD स्क्वायर बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम प्रश्न नंबर 18 लिख चुके हैं कि एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें AB, BC और AC बराबर होता है। तो AD यानी AD, तो जब इस पे लंब गिरेगा तो समकोण बनेगा। तो समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो हमें AD स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। तो AD का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है तो कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। तो आगे हम सॉल्व करेंगे AC स्क्वायर माइनस DC। तो DC, तो देखिए DC हमें दिया गया है तो इसको हम CD भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे CD का स्क्वायर बराबर AC, तो AC के जगह पर हम BC भी लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर होती है। तो AC की जगह पर हम BC लिख सकते हैं। तो लिखेंगे BC के स्क्वायर माइनस CD के स्क्वायर। तब हम आगे देखेंगे कि BC इसमें 2 CD हो सकता है। तो लिखेंगे यानी BC जो है CD इसमें 2 CD हो सकता है। तो लिखेंगे 2 CD स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर माइनस CD के स्क्वायर। देखिए BC यहाँ से यहाँ BC हमें दिया गया है और हम जानते हैं कि AD जो लंब गिराता है तो इसको 2 बराबर बराबर भाग में इसको बांटता है। जितना BD उतना ही CD यानी CD होगा। तो हम BC की जगह पर 2 CD यानी 2 गो CD लिखेंगे तो हमें पूरा BC प्राप्त होगा। तो हम लिखे हैं 2 CD, 2 यानी CD CD जोड़ेंगे तो BC प्राप्त होगा। तो हम आगे 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और CD का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा और माइनस CD के स्क्वायर। तो 4 CD में से 1 CD घटेगा तो हमें मिलेगा 3 CD के स्क्वायर। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन 3 CD के स्क्वायर दिया है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में 3 CD का स्क्वायर दिया गया है। तो आगे हम प्रश्न नंबर सॉल्व करेंगे 19। तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है। तो चलिए हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर हमें 19 बोला गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग यानी आमने सामने का कोण कितना डिग्री होता है। जैसे ए के सामने का कोण है C, तो बोला गया है कि कोण A और C का मान कितना होगा। कोण A और कोण C, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने योग होता है 180 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं जहां ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 20 बढ़ते हैं। तो दिया गया कि चित्र में यदि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA तो CDO बराबर 70 डिग्री तथा BOC बराबर 105 डिग्री हो तो DOC का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम 20 का एक चित्र देख लेते हैं। तो देखिए हमें चित्र दिए गए हैं जिसमें CDO बराबर 70 डिग्री और COB बराबर 105 डिग्री दिए गए। तो हमें ज्ञात करना है कोण DOC। तो हमें DOC कहाँ प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं DOC, इस कोण का मान हमें ज्ञात
करना है। तो चलिए हम एक रेखा है तो ये इस पर दिया है 115 डिग्री। तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म का कोण होता है 180 डिग्री। तो इधर दिया है 115, तो हम 180 में से घटा लेंगे तो एक कोण हमें प्राप्त होगा। तो चलिए हम घटाते हैं, 180 में से घटाएंगे 115, तो 10 में से 5 गया तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6, तो 65 डिग्री इस कोण का मान 65 डिग्री होगा। तो हमें बोला गया था DOC यानी DOC इस कोण का मान कितना होगा, 65 डिग्री। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन C सही होगा। तो आगे हम अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 21 से सॉल्व करेंगे, जो कि 10th का मैथ है। तो सेट नंबर 2 अभी चल रहा है, तो इस सेट में 50 क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद।